नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस गुरुजी में। तो आज जो हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करेंगे ये अगस्त 2019 से लेकर अगस्त 2020 तक करेंगे। रीज़न ये है कि समय कम है आपके पास, एग्जामिनेशन नज़दीक है और हमने भी काफ़ी देर किया। आगे से गलती नहीं होगी, फिर भी इसको हम लोग जल्दी जल्दी शॉर्ट में यानी 2-3 वीडियो में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले समझिए 5 जुलाई 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिसके तहत उत्तर प्रदेश राज्य या फिर सरकार ने राज्य भर में 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए। यह मिशन वृक्षारोपण 2020 के तहत हुआ ये, है ना। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक अभियान मिशन वृक्षारोपण 2020 शुरू किया गया। इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में 5 जुलाई को 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया था और इसलिए कई लोगों ने अपने गुरुओं के सम्मान में पौधे लगाए। ये ध्यान दीजिएगा। और साथ ही साथ इस अभियान में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग सहित 26 राजकीय विभागों एवं विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, स्वयंसेवी संगठनों, जनप्रतिनिधियों, विद्यार्थियों, व्यापारियों आदि ने योगदान दिया। वही हमारा जो दूसरा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है क्या है, आईआईटी कानपुर ने विकसित किया वर्चुअल क्लास सिस्टम मोबाइल मास्टर जी। इस बारे में थोड़ा समझते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे पहले तो समझिए कि भारतीय प्रौद्योगिकी यानी आईआईटी कानपुर ने एक आभासी कक्षा सहायता मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है और यह कक्षा से एक घर शिक्षण सेटअप है जो छात्रों को स्मार्टफोन का उपयोग करते समय शिक्षकों के व्याख्यान और निर्देशों को रिकॉर्ड करने में सक्षम बनाता है। इसे आईआईटी कानपुर के इमेजिनेशन लैब द्वारा विकसित किया गया है। और यह सेटअप, अगर मैं मोबाइल मास्टर जी के बारे में बात करूं तो यह सेटअप जो विभिन्न एंगल से कक्षा में चल रहे लेक्चर के वीडियो बना सकता है। यह उत्पाद काफ़ी हल्का है, जिसमें बच्चों को निर्देश देने के लिए सीट फिट करने और उसके बुक पर या फिर उस बुक पर रखने की सुविधा है। मोबाइल मास्टर जी ऑनलाइन क्लास को आरामदायक घर का माहौल बनाते हुए पूरे रिकॉर्डिंग सेटअप को होल्ड और पोजीशन फोकस करने में सक्षम है। तो अगला जो है, राष्ट्रपति ने धम्मचक्र दिवस 2020 का समारोह का उद्घाटन किया। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के साझेदारी में संस्कृति मंत्रालय 4 जुलाई 2020 के आषाढ़ पूर्णिमा पर धम्मचक्र दिवस के लिए समारोह का आयोजन किया गया। इस दिवस के लिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो इस दिवस के लिए राष्ट्रपति भवन में समारोह का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किया गया। ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा या बैसाख के बाद धम्मचक्र दिवस बौद्ध धर्म में दूसरा सबसे बड़ा पवित्र दिन है। साथ ही साथ इस वर्ष समारोह का आयोजन लगभग कोविड-19 महामारी के कारण वर्चुअली किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में सुबह 9 बजे इस उत्सव का उद्घाटन किया। ये देख लिया हम लोगों ने। चौथा जो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पीएम मोदी ने कोलकाता, मुंबई और नोएडा में हाई थ्रूपुट कोविड-19 परीक्षण सुविधाओं का शुभारंभ किया। तो 27 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक शहर में 10,000 प्रतिदिन परीक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए कोलकाता, मुंबई और नोएडा में वस्तुतः 3 उच्च क्षमता वाली कोविड-19 परीक्षण सुविधाओं का शुभारंभ किया। तो कोविड-19 परीक्षण सुविधाएं की अगर बात की जाए तो कोविड-19 परीक्षण सुविधाओं को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के स्थापना राष्ट्रीय संस्थानों में किया गया है, जहाँ पर नोएडा आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जिसे हम बोल सकते हैं कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च, और साथ ही साथ कोलकाता के आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कालरा एंड ट्रिक डिजीज, साथ ही साथ मुंबई के आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ में किया गया। वहीं अगली जो हमारी न्यूज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोविड-19 को रोकने के लिए भारत में शुरू की गई पहल। और क्या पहल है देखिए, तो आपको ये समझना है कि इसी में है कि पीएम मोदी ने उल्लेख किया था कि भारत में लगभग 1100 कोविड सुविधाएं हैं, 11,000 कोविड सुविधाएं हैं, 11 लाख से अधिक आइसोलेशन बेड हैं और 1300 से अधिक कोविड टेस्टिंग लैब हैं। तो भारत में प्रतिदिन 5 लाख से अधिक परीक्षण किए जाते हैं और परीक्षण क्षमता को प्रतिदिन 10 लाख तक बढ़ाने की प्रक्रिया जारी है। तो पिछले 6 महीने में 1200 से अधिक पीपीई किट विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना की गई, जिससे भारत दूसरा सबसे बड़ा पीपीई किट निर्माता बन गया, है ना। ये देखा हमने। तो उत्तर प्रदेश के बारे में एक चीज़ और न्यूज़ है, उत्तर स्टार्टअप के लिए पहली बार उत्तर प्रदेश में अलग नीति कैबिनेट ने दी मंजूरी। तो इस बारे में थोड़ा जाएंगे। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 8 जुलाई 2020 को उत्तर प्रदेश यूपी सरकार की कैबिनेट ने कृषि, स्वास्थ्य, बिजली, शिक्षा, पर्यटन और परिवहन क्षेत्रों में विकासशील इकाई को बढ़ावा देकर उत्तर प्रदेश में नौकरी के अवसर और रोजगार बढ़ाने के लिए नई स्टार्टअप नीति जो है क्या कर रहा है, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी दे दी। तो उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप रैंकिंग 2018 में इंस्पायरिंग लीडर के रूप में अभिषिक्त किया गया था। यूपी स्टार्टअप नीति 2020 की बात की जाए तो केंद्र के स्टार्टअप रैंकिंग के शीर्ष स्तर के भीतर यूपी की स्थिति सुनिश्चित करना, प्रत्येक 75 जिलों में कम से कम एक इकाई के साथ 100 इनक्यूबेटर बनाना और 10,000 स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक पारिस्थितिक तंत्र बनाना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगली जो न्यूज़ है उस बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है। देखिए, अगला न्यूज़ है
उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा गरीब वर्ग के उत्थान और उनके विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत किया गया। तो अब यहाँ पे समझना है कि इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्यों है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है आपको बड़ी समझनी ज़रूरी हो जाती हैं। ठीक है, समझिए इस बात को। क्या है न्यूज़ की जो है 18 जुलाई 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत की, जो अनुसूचित जातियों एससी के लिए एक सर्वांगीण विकास योजना है। लोगों को स्वयं निर्भर बनने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका लक्ष्य है। तो नवीन रोजगार छतरी योजना के लक्ष्य के बारे में बात की जाए तो योजना का लक्ष्य 2020-21 में लगभग 7.5 लाख परिवारों को लाभान्वित करना, और मुख्यमंत्री ने नई रोजगार योजना के तहत 1,77,491 लाभार्थियों की वित्तीय सहायता भी हस्तांतरित की, और एक आभासी मंच पर रायबरेली, गोरखपुर, बस्ती, मेरठ, आजमगढ़ और मुरादाबाद जिलों के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी की। तो अब तक यह योजना कोविड-19 महामारी के कारण लगभग 1,77,491 लाभार्थियों से जुड़ चुकी है। अब यहाँ पे अगला हम लोग को न्यूज़ देखना है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो न्यूज़ क्या है देखिए, PFC है ना, PFC स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकी में IIT कानपुर के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए, है ना। अब देखिए इस बारे में थोड़ा समझिए, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है न्यूज़। तो PFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने स्मार्ट ग्रिड तकनीक में प्रशिक्षण, अनुसंधान, उद्यमिता, विकास प्रदान करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर IIT कानपुर के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो उद्देश्य क्या था कि स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान और विकास के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए IIT कानपुर के लिए सहायता प्रदान करना। ये ध्यान दीजिएगा कि श्री M प्रभाकर दास, मुख्य महाप्रबंधक CSR एंड ST PFC, और जो जयंत कुमार सिंह, डीन रिसोर्स और एलुमनी IIT कानपुर का जो है ने संबंधित संगठनों की ओर से एक आभासी मंच पर समझौते पर हस्ताक्षर किए। बजट इसका था, PFC अपनी CSR पहल के तहत IIT कानपुर को 2.38 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगली जो न्यूज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला न्यूज़ है IIT कानपुर ने, हालांकि एक चीज़ ध्यान देना है कि क्वाइक्रल सिमंड्स, एक वैश्विक शिक्षा विश्लेषक जिसने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 का 17वां संस्करण जारी किया है, और इस साल केवल 3 भारतीय संस्थान शीर्षक 200 रैंक है, जैसे हम बोल सकते हैं सिर्फ 200 रैंक 2 IIT और IISc में से एक थे। अगला है IIT कानपुर, है ना, शुद्ध करेगा कोरोना का सफाया। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के शोधकर्ताओं ने कैमरों को कीटाणु रहित करने के लिए शुद्ध अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग उपकरण विकसित किया है। इसका पूर्ण नाम स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रावायलेट डिस्फेंक्शन हेल्पर है। तो अभी ध्यान देना है कि शुद्ध में 15 वाट की 6 UV लाइट्स लगी हुई हैं, जिन्हें व्यक्तिगत रूप से दूर से नियंत्रित किया जा सकता है। गौरतलब है कि इससे पूर्व रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों के त्वरित एवं रसायन मुक्त कीटाणु शोधन के लिए एक अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया था। ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज़ और जो हमें समझना है, जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगली न्यूज़, नीति आयोग की एस्पायरेशन डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग 2020 में छत्तीसगढ़ का बीजापुर पहले स्थान पर, ये ध्यान दीजिएगा, है ना। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है कि आकांक्षी जिले की डेल्टा रैंकिंग में जो है डेटा रैंकिंग में छत्तीसगढ़ की, है ना, आदिवासी बहुल और नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले के पूरे देश में प्रथम स्थान मिला है। तो बीजापुर के बाद रिभोई मेघालय और बहराइच उत्तर प्रदेश को क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान मिला। तो ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष 5 एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो फरवरी जून 2020 के बीच के मैं बता रहा हूँ, तो बीजापुर फर्स्ट है, रिभोई मेघालय सेकेंड, बहराइच जो है थर्ड, और नवादा बिहार 4, और मोगा पंजाब 5वां। तो ये तो हम लोगों ने इसके बारे में देखा, है ना। अब अगली चलते, नेपाल के प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही विचार, जिसको बोल सकते हैं अलग प्रकार की टिप्पणी की थी। क्या थी कि नेपाल के प्रधानमंत्री ने भारत पर सांस्कृतिक अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए भगवान श्री राम के नेपाली होने का दावा किया। तो भानु जयंती के अवसर पर नेपाल के प्रधानमंत्री खड़ग प्रसाद शर्मा ओली ने काठमांडू में अपने निवास पर आयोजित एक जो है कार्यक्रम में भाग लिया, जिसमें उन्होंने अब भारत के सांस्कृतिक अतिक्रमण का आरोप लगाया। तो नेपाल के प्रधानमंत्री के अनुसार भारत ने इतिहास में हेरफेर किया, भगवान श्री राम नेपाली थे, भारतीय नहीं थे, और अयोध्या शहर जिसमें भगवान राम का जन्म हुआ था, नेपाल के परसा जिले के बिरगंज शहर का एक हिस्सा है। उन्होंने आगे कहा कि राजा दशरथ ने पवित्र स्थान पर पुत्र प्राप्ति के लिए संस्कार किए थे। वाल्मीकि आश्रम दोनों नेपाल में है। ये अजीब सी बात उन्होंने इससे टिप्पणी की थी, ये ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अगला जो है आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है ना। तो उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने अलीगढ़ हरदुआगंज फ्लाईओवर के निर्माण हेतु 1285 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। इस पे भी हम लोग न्यूज़ देखेंगे, है ना। तो यही न्यूज़ है 11वां। तो कैबिनेट ने रेल मंत्रालय द्वारा 5 साल 2024-25 के समय अवधि में 1225 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 22 किलोमीटर लंबे अलीगढ़ हरदुआगंज फ्लाईओवर की अगर बात की जाए, है ना,
तो उसकी जो है विकसित करने की वहाँ पे जो है डिमांड रखी गई। तो अभी ध्यान देना है कि रेलवे फ्लाईओवर उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर दूर बनाया जाएगा और उत्तर मध्य रेलवे एनसीआर जोन के अंतर्गत आएगा। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ किया। ये ध्यान दीजिएगा, 13 मार्च 2020 को अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार सृजन के लिए 3 योजनाएं शुरू की। कौशल संतरण, युवा हब, अप्रेंटिसशिप योजना। तो यूपी सरकार ने सरकार के स्वास्थ्य योजना के बारे में लोगों को सजग करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आरोग्य मित्र की नियुक्ति भी घोषित की है। तो मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप योजना के तहत राज्य के युवाओं को 2500 रुपये की वजीफा प्रदान किया जाएगा। कोरोना वायरस को हराने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 का सृजन किया। अब ये ध्यान दीजिए क्या 27 मार्च 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 11 की स्थापना की, जिसमें कोरोना वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए 2 दर्जन से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल करके अंतर विभागीय समितियों का गठन किया गया। प्रत्येक समिति का नेतृत्व राज्य के वरिष्ठ नौकरशाह को करना था, जबकि सीएम टीम 11 के प्रमुख थे। पहली समिति विभिन्न मुख्य मुद्दों पर संघ और विभिन्न राज्य सरकारों से समन्वय के लिए राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति बोल सकते हैं। दूसरी समिति हालांकि काफ़ी लंबी है ना, तो आपको इतना देखना जो है, इतना एग्जाम में आएगा बनी प्रीलिम्स में। मेंस के लिए मैं पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अगली जो पीएम मोदी ने लॉन्च किया आत्मनिर्भर यूपी रोजगार योजना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जून 2020 को 125 दिवसीय अभियान शुरू किया है, जो उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवासी और दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करेगा। अभियान को आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान कहा जाता है। सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस अभियान की शुरुआत की गई। यह भी घोषणा की गई कि 5000 उपकरण किट राज्य में आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत वितरित किए जाएंगे। और आत्मनिर्भर अभियान उत्तर प्रदेश के कुल 31 जिलों में रोजगार प्रदान करने पर केंद्रित होगा और 31 जिलों में से प्रत्येक 25,000 से अधिक प्रवासी कामगार हैं, है ना। तो अभियान के अभी देखना अगला जो हमारा न्यूज़ है, संयुक्त IAF RAF EX से, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। संयुक्त IAF RAF EX इंद्रधनुष भी 2020 यानी 5वां संस्करण हम बोल रहे हैं, भी नहीं 5वां संस्करण। तो भारत यूके यूनाइटेड किंगडम द्विपक्षीय वायु अभ्यास हिंडन उत्तर प्रदेश में 24 फरवरी 2020 से शुरू हुआ और भारतीय वायुसेना और ब्रिटिश रॉयल वायुसेना के बीच भारत यूके द्विपक्षीय वायु अभ्यास इंद्रधनुष 5वां 2020 का 5 दिवसीय 5वां संस्करण उत्तर प्रदेश यूपी में वायुसेना स्टेशन हिंडन में शुरू हो गई। बेस्ट डिफेंस एंड फोर्स प्रोटेक्शन इस संस्करण के अभ्यास का केंद्र बिंदु था। रेजिमेंट के 36 विशेष लड़ाकों और IAF टीम के गरुड़ फोर्स के 42 लड़ाकों ने इस अभ्यास में भाग लिया, जिसमें C-1300J या फिर 130J हम बोल सकते हैं, सॉरी फॉर दैट, विमान से पैराड्रॉप्स Mi-17 यानी 17 और V-5 हेलीकॉप्टरों द्वारा सामरिक सम्मिलन और विभिन्न हवाई सेंसरों का उपयोग किया गया। अगली जो है न्यूज़ उसके बारे में देखते हैं। हालांकि इंद्रधनुष का चौथा संस्करण चौथा संस्करण ब्रिटेन में 21 जुलाई जो है हम बोल सकते हैं 2015 को आयोजित किया गया था। 21 से 30 आप बोल सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में अपनी सामुदायिक रसोई का जियो टैग करने वाला पहला राज्य बन गया। ये चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में आएगा, ज़्यादा चांस है ना। तो चलिए देखते हैं। 19 अप्रैल 2020 को कोविड-19 से अचानक हुए लॉकडाउन के कारण 75 जिलों में अपने 7,368 सामुदायिक रसोइयों और सामुदायिक आश्रयों को जियो टैग करने वाला उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया। योगी आदित्यनाथ राज्य सरकार ने लाभार्थियों की आसानी के लिए गूगल मैप्स ऐप के माध्यम से इन सभी प्रतिष्ठानों को जो है विशेष लोकेशन प्रदान करने के लिए गूगल के साथ जियो मैप की साझेदारी की है। इनमें से 7,368 सामुदायिक रसोइयों में से 668 NGO गैर सरकारी संगठनों और धार्मिक संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे हैं। 25 मार्च 2020 से यूपी में 2 करोड़ से अधिक खाद्य पैकेट वितरित किए गए हैं। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान देंगे क्योंकि आपके लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट है। अगला जो न्यूज़ है काफ़ी है, उसके गिरिराज किशोर के बारे में है, तो उनके बारे में जानते हैं। इनका हालांकि निधन हो गया है, तो इस बारे में भी हमें थोड़ी जानकारी लेनी है क्योंकि हमारे लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो 9 फरवरी 2020 को पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध हिंदी उपन्यासकार गिरिराज किशोर का 83 वर्ष की आयु में जो है क्या हो गया है, उनकी निधन हो गई है। ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान देंगे। तो अभी यहाँ पे हमें एक चीज़ और समझना है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि जो है 9 फरवरी 2020 को उनका जो है 83 वर्ष का आयु में उनका निधन हो गया और उनका जन्म 8 जुलाई 1937 को मुजफ्फरनगर यूपी में हुआ था। गिरिराज किशोर को उनके उपन्यास पहला गिरमिटिया, जिसके लिए उन्होंने 2007 में पद्मश्री प्राप्त किया और ढाई घर के लिए जाना जाता था। पुरस्कार उन्हें मिला 2007 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री, 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और
में 82 सम्मान और एक मानद पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी 2002 में छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय से उन्होंने किया। तो वह साहित्य अकादमी की कार्य समिति और भारत सरकार के रेलवे बोर्ड के पूर्व सदस्य थे। इसी ध्यान दीजिएगा। अब अगली जो है जेवर एयरपोर्ट यूपी के राजनीतिक आधारभूत संरचना के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त इसको हुआ है हाल ही में, तो इसके बारे में थोड़ा जानिए। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि, जेवर हवाई अड्डे का पहला चरण वर्ष 2020 के लिए दुनिया के 100 रणनीतिक वैश्विक बुनियादी ढांचा परियोजना में शामिल किया गया है। इससे CGLA इंफ्रास्ट्रक्चर लिस्ट में मान्यता दी गई है। यूपी भारत यानी यूगोस्लाविया यूरोप की दुनिया भर में विमानन श्रेणी के क्षेत्र में चुना गया है। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जेवर हवाई अड्डे की सफलता की अगर बात की जाए तो इसकी कहानी यूपी सरकार द्वारा 13वें ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर लीडरशिप फोरम में 2 सत्रों में 25 से 27 मार्च 2020 को न्यूयॉर्क शहर अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित की जाएगी, है ना। तो अगली जो न्यूज़ है उस बारे में थोड़ा जानिए। तो अगला क्या है, अच्छा एक चीज़ जान लीजिए कि दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ है, क्योंकि ये भी आपके लिए जानना जरूरी है और अक्सर ये एग्जाम में पूछी जाती है, क्योंकि और इसमें लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं ना, तो हमें जानना है कि कहाँ है। तो सबसे पहले समझा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा दम्म सऊदी अरबिया का किंग फहद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि 77,600 हेक्टेयर भूमि पर बनाया गया है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। नुकसान की वसूली के लिए यूपी कैबिनेट ने सार्वजनिक संपत्ति अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी। ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि एक जो सबसे इंपॉर्टेंट सार्वजनिक संपत्तियों के नुकसान की वसूली अध्यादेश 2020 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा हिंसक विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की वसूली के लिए जारी किया गया। अध्यादेश का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर हिंसक वारदातों से या फिर वारदातों से निपटना होगा। इनकी ज्वलंतता और उग्रता को नियंत्रित करना और हड़ताल बंद आदि के दौरान सार्वजनिक या निजी संपत्ति को हुए नुकसान की वसूली के लिए सुविधा प्रदान करना। तो ये सारी चीज़ें, साथ ही साथ सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान के प्रभावी रोकथाम प्रदान करना। अध्यादेश के अनुसार हिंसा के दौरान हुए नुकसान की भरपाई दंगाई से करवाई जाएगी। तो इस तरीके के जो है लाई गई थी और ये नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ जो हिंसक विरोध हुए तो उसको लेकर था। अच्छा, अगला जो है अनूप वाधावन की अध्यक्षता में अनुमोदन बोर्ड ने TCS DLF को हरियाणा यूपी में SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना के प्रस्ताव की मंजूरी दी। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, है ना। तो इसके बारे में है। तो 6 मार्च 2020 की बात की जा रही है। वाणिज्य सचिव अनूप वाधावन की अध्यक्षता में विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ के लिए सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था ने सूचना प्रौद्योगिकी IT प्रमुख TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड और DLF दिल्ली के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। भूमि और वित्त लिमिटेड उत्तर प्रदेश यूपी और हरियाणा में IT क्षेत्र के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ स्थापित करने वाली भारत में एक प्रमुख रियल एस्टेट कंपनी है। TCS ने 2,433.72 करोड़ रुपए की लागत से 19.9 हेक्टेयर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक IT और ITS सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवा स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। केंद्र सरकार ने भारत में 413 ऐसे क्षेत्रों को मंजूरी दी है जिसके जैसे कि 14 नवंबर 2019 को इनसे 238 जॉन सक्रिय अवस्था में है उस समय से। तो L&D टेक्नोलॉजी सर्विसेज और IT कानपुर साइंस साइबर प्रोग्राम में अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो 18 मार्च 2020 को L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज ने अनुसंधान औद्योगिक और बुनियादी ढांचा साइबर सुरक्षा पर सहयोग करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के साथ बहुवर्षीय समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया। और हनीपॉट इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, मालवेयर विश्लेषण, ब्लॉकचेन भेद्यता मूल्यांकन और पैट परीक्षण में अनुसंधान करने और साइबर सुरक्षा जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने के लिए IT कानपुर परिसर में LTTS और IT द्वारा उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो ये न्यूज़ है, आप इसको देख लीजिएगा। अगली जो है COI C3I अनुसंधान केंद्र का एक हिस्सा होगा। ध्यान दीजिएगा कि इसका उद्देश्य तकनीकी सुरक्षा उपाय को बनाने और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा अनुसंधान और शिक्षा और स्टार्टअप उत्पन्न करना है। तो इसके केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित एक साइबर सुरक्षा अनुसंधान केंद्र है। ध्यान दीजिएगा, मैं COI C3I की बात कर रहा हूँ। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री नवा बानो का निधन हो गया 26 मार्च 2020 को। नवा बानो मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री का 87 यानी 88 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। और ये ध्यान देंगे कि महाराष्ट्र में उनका निधन हुआ। उन्हें निम्मी के नाम से जाना जाता था, जो 1950 और 60 के दशक की हिंदी फिल्मों में लोकप्रिय थी। 18 फरवरी 1933 को आगरा उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ। 1949 में प्रसिद्ध अभिनेता निर्देशक राज कपूर के बरसात से अपनी शुरुआत की, जिन्होंने उन्हें निकम्मी स्क्रीन नेम दिया था। और उनकी आखिरी फिल्म लव एंड गॉड 1986 की थी। ये ध्यान दीजिएगा। अगला जो है सपा के संस्थापक सदस्य जिन्हें हम बोल सकते हैं बेनी प्रसाद वर्मा का जो है
निधन हुआ। 27 मार्च 2020 को बेनी प्रसाद वर्मा समाजवादी पार्टी सपा के संस्थापक सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री का 79 वर्ष की आयु में लखनऊ उत्तर प्रदेश में निधन हो गया है। तो उनका जन्म 11 फरवरी 1941 को उत्तर प्रदेश यूपी का बाराबांकी में हुआ था। उन्हें पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का करीबी माना जाता था। वर्मा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री पीएम एच डी देवगौड़ा के मंत्रिमंडल में 1996-98 के बीच दूरसंचार मंत्री के रूप में कार्य किया और इस्पात मंत्री कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए, है ना, तो अभी ध्यान देना है, यूपीए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार थी। अब अगला है कोविड-19 के पूल परीक्षण की अगर बात की जाए, क्योंकि मैं उसको लेकर थोड़ा सा मैं बताने वाला भी था, ठीक है। तो पूल परीक्षण की शुरुआत करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया। तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान, ठीक है, परिषद ने उत्तर प्रदेश के लिए पूल परीक्षण के लिए अपनी मंजूरी दे दी। ऐसा करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश। दैनिक आधार पर नमूना परीक्षण को अधिकतम करने के लिए निर्णय लिया है, क्योंकि राज्य में कोविड-19 सकारात्मक रोगियों के मामले बढ़ रहे हैं। 13 अप्रैल 2020 तक राज्य में कोरोना वायरस सकारात्मक मामले के लिए टैली 558 है। ये थोड़ा ध्यान देंगे आप, है ना। अब अगली जो है, अगर कोविड-19 पूल परीक्षण की मैं बात कर रहा हूँ, अगर कोविड-19 के लिए 10 नमूनों को मिलाया जाता है और यदि वह नकारात्मक परीक्षण करते हैं तो ये संकेत देगा कि सभी नमूने नकारात्मक है। लेकिन यदि परीक्षण नकारात्मक नहीं है तो सबका अलग व्यक्तिगत परीक्षण किया जाएगा। तो ये इसके अंदर आता है पूल परीक्षण के अंदर। अगला जो है हमें ध्यान देना है वर्चुअल कोर्ट की सॉफ्टवेयर आधारित, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। वर्चुअल कोर्ट के सॉफ्टवेयर आधारित, है ना, इन हाउस सुविधा वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है। 23 अप्रैल 2020 को उत्तर प्रदेश यूपी आवासीय अदालतों के सॉफ्टवेयर आधारित इन हाउस सुविधा वाला पहला जो हम बोल सकते हैं राज्य बन गया है। और जहां इलाहाबाद उच्च न्यायालय और उत्तर प्रदेश के सभी जिला न्यायालयों में से एक आवश्यक बुनियादी ढांचा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों की सुनवाई होती है। चूंकि कोविड-19 महामारी का प्रकोप के कारण लॉकडाउन है, तो अदालतें बिना किसी इंटरनेट कनेक्शन के अदालत परिसर के भीतर आभासी अदालतों के माध्यम से कई अदालती कार्रवाई कर सकती है। तो सुविधा पूरी तरह से सुरक्षित है, कनेक्टिविटी दोष रहित है और सुविधाओं को प्रदान करने के लिए केवल मौजूदा बुनियादी ढांचों का उपयोग किया गया था, कोई अतिरिक्त खर्च नहीं किया गया था। तो अगला ध्यान देना हमें, ये तो हमने देख लिया। अगली जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अन्नपूर्णा भंडार योजना, है ना। देखिए एक चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अभी देखिए उत्तर प्रदेश राज्य के लोगों के लिए भोजन की जरूरतों की सुविधा के लिए 2 पोर्टल लॉन्च किए हैं। अन्नपूर्णा पोर्टल लोगों को खाद्यान्न उत्पादों और पैकेटों के बारे में जानकारी देने में मदद करेगा। आपूर्ति मित्रा पोर्टल जो कि खाद्य उत्पादों के मुफ्त होम डिलीवरी प्रदान करने की सहायता करेगा। तो राज्य ने 4,81,755 दैनिक मजदूरी करने वाले श्रमिकों के बैंक खाते में प्रत्येक को गुजारे भत्ते के रूप में 1,000 रुपये हस्तांतरित किए, जिसके सड़क पर चलने वाले विक्रेता और रिक्शा चालक भी शामिल थे। अगली जो है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो न्यूज़ क्या है देखिए थोड़ा सा, है ना। तो अगली है 200 नई मंडियाँ जो है स्थापित की गई हैं, है ना। 200 नई मंडियाँ क्या की गई हैं, स्थापित की गई हैं। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे कि ये न्यूज़ क्या है, ठीक है। अभी देखिए तो 7 राज्यों से ENAM प्लेटफॉर्म में 200 नई मंडियों को जोड़ा गया। नरेंद्र सिंह तोमर का ऐसा न्यूज़ आया था, जो हमारे जो मंत्री है सेंट्रल मिनिस्टर। तो 1 मई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि भवन में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री जो कि नरेंद्र सिंह तोमर ने 7 राज्यों की 200 नई मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ENAM मंच में जोड़ा। कहा कि मई 2020 से कृषि उत्पाद के विपणन के लिए लगभग 1000 मंडियां इसमें शामिल हो जाएंगी, है ना। तो कुर्नूल और हुबली की मंडियों के बीच मूंगफली और मक्का की लाइव ट्रेडिंग होगी। ENAM प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत 200 बाजार हैं। आंध्र प्रदेश में 11 मंडियां, गुजरात में 25 मंडियां, उड़ीसा में 26 मंडियां, राजस्थान में 94 मंडियां, तमिलनाडु में 27 मंडियां, उत्तर प्रदेश में 25 मंडियां, कर्नाटक में 2 मंडियां। तो वर्तमान में 16 राज्यों 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 550 ENAM मंडियां हैं और नई मंडियों को जोड़ने पर अभी कार्य चालू है। तो यह कुल संख्या 785 हो जाएगी जब पूरी मंडियां जोड़ दी जाएगी, जहां पे नहीं हुई है अभी भी। अब ध्यान देना कि इसका लाभ क्या है। तो सिंगल साइन ऑफ फ्रेमवर्क के उपयोग करके दोनों प्लेटफॉर्म में निर्दोष व्यापार को निष्पादित करने के लिए दोनों प्लेटफॉर्म और ENAM पर व्यापारी को सुविधा प्रदान करना। तो ये ध्यान दीजिएगा। और इसकी प्रमुख विशेषता क्या है कि 30 अप्रैल 2020 तक ENAM प्लेटफॉर्म पर कुल लगभग 1 लाख करोड़ का 3.41 करोड़ मीट्रिक टन और 37 लाख नंबर बांस और नारियल का कुल व्यापार दर्ज किया गया है। ये थोड़ा हम लोग ध्यान देंगे। अब अगला जो न्यूज़ है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है इसके बारे में थोड़ा देखिए। कोविड आयुष कवच ऐप को लेकर है, ठीक है। 5 मई 2020 को अगर मैं बात करूं तो 5 मई 2020 को एक न्यूज़ आई थी। वो भी न्यूज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं कि मैं कुछ वो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो प्रीलिम्स में आपको काम आ जाए। मेंस के लिए मैं अलग वीडियो इसी का बनाऊँगा डिटेल में।
तो 5 मई 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया, जो कोरोना वायरस संकट के दौरान लोगों को स्वास्थ्य संबंधी टिप्स और आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। तो आयुष कवच कोविड ऐप के बारे में मोबाइल एप्लीकेशन आयुष कवच को कोविड-19 स्वास्थ्य संकट के मद्देनजर यूपी के आयुष यानी आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी विभाग द्वारा विकसित किया गया। ऐप प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के उपाय प्रदान करता है। अगले हम लोग देखते हैं, अगली जो न्यूज़ है वो क्या है। तो 3 साल के लिए श्रम कानून निलंबित हो गया यूपी में, है ना। इसके बारे में थोड़ा देखिए, पहले समझिए न्यूज़ क्या है। 8 मई 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 साल के लिए अधिकांश श्रम कानूनों को निलंबित करने के लिए एक अध्यादेश उत्तर प्रदेश कुछ श्रम कानूनों से रियायत अध्यादेश 2020 पारित करेगा, जिसके अनुसार कुछ को छोड़कर सभी कारखाने और विनिर्माण प्रतिष्ठान मौजूदा श्रम कानून से छूट के पात्र होंगे। तो उद्देश्य क्या है कि बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के लिए उद्योगों को और नए औद्योगिक बुनियादी ढांचों को स्थापित करने और मौजूदा उद्योगों और कारखानों के लाभ पहुंचाने के लिए निवेश का प्रोत्साहन करना। उद्देश्य क्या है कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण एक धीमी औद्योगिक गतिविधि और राज्य को अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की आवश्यकता है। न्यूनतम मजदूरी, स्वास्थ्य और श्रमिकों की सुरक्षा उपाय के लिए अध्यादेश आया। यदि इसका कोई दुरुपयोग करता पाया गया तो उपयुक्त फॉरम में इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देंगे। और अगला जो है, योगी आदित्यनाथ ने क्या किया कि प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया प्रवासियों के लिए, इस बारे में भी थोड़ी जानिए। 8 मई 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त राष्ट्र जीवन विकास कार्यक्रम के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों के लिए सहायता प्रदान करने के लिए प्रवासी राहत मित्र मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, राज्यों को सरकारी योजनाओं के लाभों का उपयोग करने के लिए। तो प्रवासी राहत मित्र प्रवासियों को उनके स्वास्थ्य की निगरानी करने, उनके कौशल से संबंधित नौकरी और आजीविका जैसे आवश्यकताओं को प्रदान करने में मदद करता है। ऐप आधारभूत जानकारी जैसे नाम, शैक्षणिक योग्यता, अस्थायी पता, बैंक खाता विवरण, कोरोना से संबंधित स्क्रीनिंग स्थिति, प्रवासी नागरिकों के डेटा के रूप में अनुभव एकत्र करेगा। आश्रय केंद्र में रहने वाले जो लोग है ना, दूसरे राज्यों में अपने घर में पहुंच चुके लोगों का पूरा विवरण होगा उनके पास। अगली जो न्यूज़ है, यूपी ने राज्य विधानसभा में अब तक का सबसे बड़ा 5.12 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा 5.12 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में कुल अनुमान 5,558 करोड़ रुपए यानी 4,22,567 करोड़ रुपए राजस्व और 77,990 करोड़ रुपए पूंजी प्राप्तियों और 12,302 करोड़ रुपए के घाटे का अनुमान है। तो ये चीज़ ध्यान देंगे। अगला है सड़कें, हवाई अड्डे और मेट्रो रेल परियोजना सहित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को बजट में बड़ा हिस्सा निर्धारित किया गया है। यह उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और भारत के को $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को पूरा करेगा। तो ये तो हमने देखा। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड के बारे में भी थोड़ी जानकारी लीजिए। ये न्यूज़ क्या है, पहले तो समझना है कि जो न्यूज़ ये आई है ये क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। कुछ मुद्दों में इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा, अभी फिल्म प्रोजेक्ट का भी अभी बात चल रहा था, तो इसको लेकर भी न्यूज़ है, मैं बनाऊंगा ये सारी न्यूज़ क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे लिए अच्छा, यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड था, आपको मालूम है कि स्टार्टअप फंड पीएम मोदी के द्वारा ही सबसे पहले लॉन्च किया गया था, है ना। तो अब इसके बारे में हम लोग थोड़ी ये डिटेल में हम लोग जानते हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए कि 20 मई 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के युवाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड की शुरुआत की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य और भारतीय वायु या फिर लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूर किया, है ना। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में लखनऊ में आयोजित एक समारोह में योगी आदित्यनाथ ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को 15 करोड़ रुपए की पहले किस्त सौंपी, है ना। तो राज्य और सिडबी के बीच समझौता ज्ञापन राज्य में रोजगार सृजन की संभावनाओं को मजबूत करेगा। तो इसी के साथ अपना हम वीडियो लेक्चर कंप्लीट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा।